नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज हम जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 है उस पर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें हम संपूर्ण सिलेबस पर, संपूर्ण पुस्तक सूची पर, इसके अलावा जो भी आपके तमाम सवाल, हम सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से हम फर्स्ट पेपर को तैयार कर सकते हैं ताकि हम 60 से लेकर 70 प्रश्न तक इस एग्जाम में सही कर सकें। और यह जो वीडियो है साइंस के अलावा एसएसटी है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथियों को आज इस वीडियो के बाद शायद आपका ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा ताकि आप उसको समस्या आए। ये संपूर्ण जो रणनीति है ये हम हमारे अनुभवों के आधार पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। शायद आप यदि इसी तरीके से आप यदि इस पेपर को तैयार करेंगे तो मैं समझता हूँ आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप 60+ मार्क्स आसानी से इसमें प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर है। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि सबसे पहले आप का जो मुख्य सवाल है कि सर इसमें हम शुरुआत किस तरीके से करें। फर्स्ट पेपर है, मुख्य रूप से यदि हम एसएसटी की बात करें तो वहां समस्या नहीं आती है, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है, जैसे इंडिया की पॉलिटिकल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडिया ज्योग्राफी, तो लगभग वो वहां पढ़ लेते हैं। राजस्थान के कुछ टॉपिक्स भी वो पढ़ लेते हैं। उनके लिए केवल राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की जो कला संस्कृति है वो पढ़ना होता है उन्हें, तो उनके लिए जो समस्या पैदा नहीं होती है एसएसटी के विद्यार्थी के लिए। लेकिन जो लैंग्वेज के विद्यार्थी हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है या साइंस मैथ के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए इसका बड़ा योगदान है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और अभी जो एग्जाम्स हुए आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेपर का अपने आप में एक बड़ा रोल रहता है। यदि आप फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लेते हैं तो सेकंड पेपर में आपके लिए प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, थोड़ा कम रहता है। खास तौर से साइंस और मैथ के विद्यार्थियों के लिए तो एक वरदान है। यदि आप इस पेपर को अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो आपका सेकंड पेपर भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होगा। तो आज हम संपूर्ण शून्य से लेकर आपको सटीक जो रणनीति है वो आपके सामने साझा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि आपको सबसे पहले इस एग्जाम की ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है, ग्रेड सेकंड का जो एग्जाम है अभी आने वाला है, कब कुछ समय बाद हो सकता है इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाए, मतलब 2023 या 2024 में इस एग्जाम की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप आज से ही अपनी तैयारी है जो स्टार्ट कर दें। इससे पहले हमने साइंस से विषय पर, संपूर्ण रणनीति पर चर्चा की थी साइंस से पहले के वीडियो में। तो आज हम फर्स्ट पेपर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आपके जो सवाल है उस पर हम चर्चा करें कि आप ज्यादातर विद्यार्थी पूछते हैं कि सर इसमें कोचिंग की आवश्यकता है क्या। तो मैं इस विषय पर आपको सबसे पहले यह राय दूंगा कि आपको कोचिंग की इसके लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप ग्रेड सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और यदि फर्स्ट पेपर पर चर्चा करें तो आपको बिना कोचिंग के सहारे आप आसानी से इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे आसान सिलेबस जो है सेकंड ग्रेड का ही सिलेबस मैं मानता हूं। और आप भी जब पढ़ेंगे सिलेबस के प्रति, जब आपके सामने होगी तो आपको भी पता चलेगा कि यहाँ चर्चा, हम कॉमन चर्चा कर रहे हैं पहले, कि यहाँ कुछ सिलेबस के बिंदुओं को दर्शाया गया है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर हम बात करें राजस्थान हिस्ट्री की, तो यहाँ पूरी हिस्ट्री आपको ध्यान में नहीं रखनी है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे हम आहड़ सभ्यताओं के स्थल की बात करें, राजस्थान के जो सभ्यता स्थल है उनमें केवल आपको 4 नाम देखने को मिलेंगे। यहाँ आहड़ है, गणेश्वर है, कालीबंगा है, बैराट। केवल इन 4 स्थलों को ही आपको ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, अब मैं चर्चा जिसपे कर रहा हूं कि सिलेबस जब तक आप नहीं देखेंगे, इसका जो सिलेबस है वो आप जब तक नहीं देखेंगे तो, क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा अन्य एग्जाम की तुलना में हटकर है, क्योंकि यहां बिंदु दे रखे हैं, केवल टॉपिक आपको दे रखे हैं। जैसे हम बात करें या फॉर एग्जाम्पल मैं चर्चा कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया है कि आहड़ सभ्यता की यदि हम बात कर रहे हैं, सभ्यता स्थल में आपको यहां केवल 4 नाम दे रखे और विद्यार्थी क्या करते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन के कारण पूरा सभ्यता स्थल वो याद करते हैं। आपको पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये मैंने केवल एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है, जैसे सभ्यता स्थल की हम चर्चा करें तो आपको वहां देखने को मिलेंगे ये 4 नाम।
और विद्यार्थी क्या करते हैं, इन सभी को कंप्लीटली याद करने का प्रयास, पूरी सभ्यता स्थल को याद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो केवल आपके सिलेबस में नाम दे रखे हैं ये 4, यही आपको ध्यान में रखने। इसका सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि यहां इन्होंने मेवाड़ की यदि हम बात करें, जैसे मेवाड़ के अंदर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मेवाड़ का जो सिलेबस देखें, यदि हम मेवाड़, यहां हम गुहिल वंश की चर्चा करें तो यहां आपको केवल नाम दे रखे हैं राज सिंह, सेकंड नाम आपको सांगा का मिलेगा, प्रताप, ये नाम दे रखे। यदि हम मेवाड़ की बात करें तो आपको राज सिंह, सांगा और प्रताप, केवल 3 नाम यहां आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पूरा मेवाड़ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यदि हम इसमें देखें तो कुंभा आप यहां देख सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि उनका जो स्थापत्य कला में योगदान है वो काफी बड़ा है। तो यदि यहां से प्रश्न ना पूछा जाए तो यदि स्थापत्य कला का जैसे कॉमन किलों में से, या यदि हम बात करें अन्य जो स्थापत्य कला से जुड़े हमारे टॉपिक है, वहां इनका जो पूछा जा सकता है, साहित्यकार हैं इनके जो इंपॉर्टेंट हैं वहां से पूछा जा सकता है। लेकिन डायरेक्टली यदि हम बात करें तो यहां आपको केवल और केवल मेवाड़ के अंदर राज सिंह को आपको ध्यान में रखना है, राणा सांगा को आपको ध्यान में रखना है और प्रताप को आपको ध्यान में रखना है। इसका कहने का मतलब है कि आपको पूरा मेवाड़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह आप राठौड़ में यदि देखें, यदि हम राठौड़ की बात करें, जैसे जोधपुर के जो राठौड़ है वहां से केवल एक, और इसी तरह हम बीकानेर की बात करें तो वहां से भी केवल एक, जैसे बीकानेर से राय सिंह, राठौड़ चंद्रसेन जोधपुर से, ये नाम यहां दे रखें। इसी तरह यदि हम बात करें जयपुर से, जयपुर के यदि शासक की हम बात करते हैं तो आपको केवल यहां एक नाम देखने को मिलेगा, वो है मान सिंह। मतलब इतना स्पष्ट सिलेबस आपको किसी भी वैकेंसी में देखने को नहीं मिलेगा। केवल एकमात्र ऐसी वैकेंसी है, हालांकि अब की बार थोड़ा परिवर्तन हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में भी शामिल किए गए हैं ये विषय, तो वहां भी ऐसा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखो यहां स्पष्ट कर दिया अगले ने, मेवाड़ में केवल आपको ये पढ़ने हैं, राठौड़ में, बीकानेर में और जयपुर में आपको इतने शासकों का ही अध्ययन करना है। मतलब वहां स्पष्टता दिखाई दे रही है, लेकिन विद्यार्थी क्या करते हैं, पूरा मेवाड़ पढ़ेंगे, पूरा राठौड़ पढ़ेंगे, पूरा बीकानेर पढ़ेंगे और पूरा जयपुर पढ़ेंगे। तो आपको ये पढ़ने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। केवल मैंने एग्जांपल लिया कि आप सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है। हम कई बार आप पूछते भी सर सिलेबस की प्रति क्यों आवश्यक है। सिलेबस की प्रति इसलिए आवश्यक है कि आपके पास सिलेबस होगा तो आप केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में ऐड की गई है, जो केवल, जैसे एक पॉलिटिकल साइंस का भी आपको एग्जाम्पल बता दूं कि अधिनियम जो 1919 और 1935 आपके सिलेबस में है, तो आपको केवल इन दोनों को ही पढ़ना है। 1909, 1961 ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल आपको 1919 और जो संवैधानिक विकास का टॉपिक ऐसे बोला जाता है, संवैधानिक विकास अधिनियम 1919 और 1935 ही आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल मैं आपको ये बता रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सिलेबस में आपको केवल और केवल ध्यान में क्या रखना है कि आप विशेष तौर से इसको, सिलेबस आपके सामने, सबसे पहले जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बताया है कि इसलिए आपको सिलेबस सामने रखना है ताकि आप गलत ना पढ़े, ज्यादा ना पढ़े, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारी बुक्स है उसके आगे दे रखा है सिलेबस, नहीं। आप स्पष्ट रूप से आपके सामने जब भी आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, आप जिस मेज पर पढ़ रहे हैं, जिस डेस्क पे आप बैठे हैं, वहां हमेशा आपके पास सिलेबस की जो प्रति है वो आपके सामने होनी चाहिए, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों की। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि सर कोचिंग की आवश्यकता है क्या। हम सवालों के जरिए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में कोचिंग की आवश्यकता है क्या। तो मैं आपको बता दूं, मैं यदि मेरी बात करूं कि चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का विद्यार्थी है, चाहे वो आर्ट्स का बैकग्राउंड का विद्यार्थी, आपको कोचिंग की इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे सेल्फ कर सकते हैं। आपको केवल
यदि आपके पास बुक के जरिए बुक्स हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है। यदि आप खुद ऑब्जेक्टिव मेथड के माध्यम से खुद तैयार करते हैं तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समझने लायक जो विषय वस्तु है वो बहुत कम है। केवल रट्टाफिकेशन की वस्तुएं हैं, उनको आप एक तरीके से रटना है। हमें इस तरीके से भी नहीं कि केवल रट्टा मार रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको इस तरीके से उन चीजों को याद करना है, संबंध बनाकर आपस में, ताकि वो लंबे समय तक हमारे को याद रहे। जैसे हम चर्चा करें, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ एक टॉपिक है जो आपको समझने हैं, उनके लिए आप YouTube के माध्यम से वो वीडियो, बहुत से हमारे साथियों ने YouTube पर जीके के तमाम वीडियो आपको मिलेंगे, आप वहां से देखकर अपना जो है उनको, जो टॉपिक्स आपके कमजोर है उनको आप कवर कर सकते हैं। तो आप इसमें कोचिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसकी बजाय आप एक तरीका बताता हूं, कोचिंग की बजाय आप यदि टेस्ट, यदि आपको कोई टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलती है तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें, ताकि देखो आपको सेल्फ पढ़ने में शायद दिक्कत होती है। जब भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, सेल्फ यदि हम करते हैं, तो एक टाइम टेबल नहीं बन पाता है भी आज किसका अध्ययन, फर्स्ट पेपर पढ़े, सेकंड पेपर पढ़े। टेस्ट का आपको यहाँ ये फायदा मिलेगा कि जैसे आपने आज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 3 टॉपिक दे दिए। जैसे हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ा याद करना है, पॉलिटिकल में 1919-1935 का अधिनियम याद करना है, ज्योग्राफी में आपको अन्य एक टॉपिक दे दिया। तो आप 3 टॉपिक को अगले 7 दिन में आराम से रिवाइज कर लेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव भी निकाल लेंगे। आपका एक समय निर्धारण हो गया, टाइम टेबल बन गया, यहाँ अपने को इतना करना है। इसलिए आप उस सिलेबस को कवर करने के लिए टेस्ट का बहुत आपको बेनिफिट मिलता है। आपका सिलेबस उस बहाने से, देखो कोचिंग से कोई सिलेबस कवर नहीं हो रहा, आपको एक समझ विकसित हो सकती है भी हाँ आज हमने कोचिंग ज्वाइन की है, पूरा हो गया सिलेबस, कि हमें पता चल गया कि कहाँ से कुछ हो रहा है। लेकिन यदि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए बेस्ट है आप टेस्ट दें। दूसरी बात, यदि आप कोचिंग में जैसे आप 2 से 1000, 2000, 3000 रुपए व्यर्थ करने की तुलना में आप 500 से 700 रुपए में आपको आराम से टेस्ट सीरीज मिल जाती है। बहुत से साथियों ने शुरू कर रखी है, जहां भी आप लेना चाहें वहां से आप आराम से टेस्ट है जो दे सकते हैं, ताकि आप उस सिलेबस को जल्दी कवर कर पाएंगे कोचिंग की तुलना में। कोचिंग यदि आप आज शुरू कर रहे हैं, हो सकता है 3 महीने 4 महीने बाद आपकी कोचिंग कंप्लीट होगी। जब तक आपके पास 4 से 5 रजिस्टर भर जाएंगे और उनको पढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। विषय वस्तु की हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास जो बुक्स है उनमें अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अभ्यास के लिए हमें टेस्ट देने चाहिए। मेरी एक निजी राय है, बाकी आप खुद के ऊपर है। आपको लगे भी हमें नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप ले सकते हैं, लेकिन आवश्यकता यहां नहीं है। इसके अलावा हम सेकंड बात पर, पॉइंट 2 पर बात करेंगे कि बुक्स, इसको हम कंप्लीटली तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले राजस्थान वाला पार्ट देखते हैं। राजस्थान का जो इतिहास है, प्लस भूगोल है, प्लस कला संस्कृति है। इसके अलावा राजस्थान राज व्यवस्था है। ये जो पार्ट्स है राजस्थान का, इसके अंदर हमें 40% देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लास्ट जो पार्ट है वो है करंट। ये हमारे 50, यदि हम करंट की बात करें तो यहां हमें 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल हमें यहां 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि हम बात करें सेकंड पार्ट के अंदर, भारत का भूगोल, भारत की राज्य व्यवस्था, और विश्व भूगोल,
यहां हमें 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें, यदि हम थर्ड पार्ट की बात करें तो यहां हमें शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, करंट को हमने साथ में ही ले लिया, जिसको आप छोड़ दें। अब ये विषय वस्तु हमारे सामने है। पहला जो हमारा पार्ट है कि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। सेकंड पार्ट है भूगोल। थर्ड पार्ट है राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राज व्यवस्था और करंट अफेयर्स। मतलब यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट है, राजस्थान के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और एवरेज प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तक के जो एग्जाम आपने पिछले एग्जाम में भी देखा होगा, और आप यहां से आराम से 40 के आसपास, मतलब 35 प्लस प्रश्न आप यहां से सही कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। सेकंड पार्ट की हम बात करें तो यहां भारत का भूगोल है, भारत की राज्य व्यवस्था है और विश्व भूगोल है। तो यहां से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यदि हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान, यहां से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटली आपसे 100 प्रश्न इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें, ये जो 50 प्रश्न है, इनका टारगेट आपको मुख्य रूप से रखना है। हमेशा दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमारे 40 प्लस प्रश्न यहां से सही होने चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया कि बुक लिस्ट की यदि हम चर्चा करें यहां पर पहले पार्ट के लिए, तो आप पहले पार्ट्स के लिए देखो काफी बुक्स मार्केट में है, लेकिन फिर भी आपको मैं 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूं। प्लस लक्ष्य, ये दोनों में से कोई सी आप एक बुक ले लो, या आप में से तीसरी पवन भंवरिया, ठीक है बुक ये राजस्थान इतिहास की दृष्टि से। अब इनमें से कॉमन बुक्स हैं ये, यदि पवन भौरिया सर की छोड़ दें तो इनकी शायद केवल कला संस्कृति की या हिस्ट्री की है। पैनोरमा और लक्ष्य ऐसी बुक्स हैं जहां आपको कंप्लीटली ये बुक है जो आपको मिलेगी कि आप इसमें इस पर कंप्लीट। अब बात करें, राजस्थान का इतिहास है, भूगोल है, कला संस्कृति है, राजस्थान की राज व्यवस्था, इनमें आप केवल इन बुक से आप आराम से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो पुराने पेपर्स हैं, ओल्ड जो पेपर हुए हैं, चाहे सेकंड ग्रेड का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, चाहे एसीएफ का हो, जो भी पुराने एग्जाम पेपर, उनमें आप इनके प्रश्न देखिए कि राजस्थान के इतिहास से, राजस्थान की ज्योग्राफी से, राजस्थान की कला संस्कृति से किस तरह के प्रश्न पूछे गए। हालांकि हम राजस्थान इतिहास की बात करें तो आज के जमाने में आधुनिक इतिहास पर ज्यादा जोर दिया गया है। जो राजा महाराजाओं वाले टॉपिक है, राजवंश का जो टॉपिक है, वो कम पूछा जाता है। जहां राजवंश के आपको नाम दे रखे हैं, हालांकि सिलेबस में बहुत आसान है, एक एक प्रश्न सभी से पूछा जाएगा। जैसे यदि हम आधुनिक इतिहास की बात करें, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन, ये सभी सिलेबस के टॉपिक है आपके, आपको भी याद होने चाहिए इस तरह। किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, ये ऐसे टॉपिक है, यहां से हमेशा एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं इनकी संख्या। इसी के साथ राजस्थान का जो एकीकरण है, ये भी इसी में शामिल है। तो ये आधुनिक इतिहास में आते हैं। यदि हम इसी तरह राजवंश की बात करें तो राजवंश में मेवाड़ में आपको 3 टॉपिक मैंने आपको बताए थे। मेवाड़ की यदि हम बात करें, मेवाड़ में मेवाड़ के 3 शासक आपको बताए थे, जिसमें पहला आपको राज सिंह याद रखना है, महाराणा प्रताप है, या तीसरा आपको सांगा याद रखना है, और चौथा मैंने आपको कुंभा के बारे में बताया था, ये मेवाड़ है। इसी तरह हम बीकानेर की बात करें तो केवल राय सिंह को आपको ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें जयपुर के अंदर तो आपको केवल मान सिंह को ध्यान में रखना है। यदि हम बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में आपको केवल और केवल किसको ध्यान में रखना है, चंद्रसेन को ध्यान में रखना। इसी तरह इसके बाद 3 चौहान वंश है, अजमेर के चौहान है, जालोर के चौहान है, रणथंबोर के चौहान है, इनको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार। अब इन आज का जो समय है, पेपर की हम पिछले की बात करें तो एक प्रश्न आपसे, 1 या 2 प्रश्न गुर्जर प्रतिहार से, 1 प्रश्न चौहान वंश से, चाहे अजमेर से पूछे, चाहे जालोर से पूछे, चाहे आपको रणथंबोर से पूछे। इसी तरह आप यदि
शासकों पर जाएं तो जिसमें मेवाड़ है, 1 से 2 प्रश्न मेवाड़ से। इनका जो राजवंश की यदि हम बात करें, मेवाड़ है सभी के, उनको आपको ईस्वी भी ध्यान में रखनी है, शासन काल मतलब कहां से कहां तक रहे। जैसे हम मेवाड़ में राज सिंह की बात करें तो आपको पूरा ध्यान में रखना है कि राज सिंह कब से कब रहे, 1652 से लेकर 1680 तक रहे। इस तरह आपको एग्जाम्पल मैंने बताया, आपको उसी तरह सबका ध्यान में रखना है, प्रताप का, सांगा का, आप कंप्लीट इसमें ध्यान में रखेंगे। तो आप इसको इस तरीके से बुक्स की यदि हम बात करें तो केवल पेनोरमा या लक्ष्य में से आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव बुक जिसमें पुराने पेपर्स प्लस कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे रखे वो आपको साथ में रखनी है। यदि आप उस बुक्स का अध्ययन करेंगे तो आप आराम से, देखो जीके वाला पार्ट ऐसा पार्ट है जहां आपको अभ्यास की ज्यादा आवश्यकता है। आप बार बार यदि अभ्यास करेंगे तो आप आराम से उसको कवर कर लेंगे। और यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, केवल रटाफिकेशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं निकालेंगे, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपका जो पढ़ा हुआ है वो जीरो हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें भूगोल की, भूगोल के लिए केवल पेनोरमा और लक्ष्य दोनों में से एक बुक ले सकते हैं और इनको करंट से जोड़ते हुए आपको है जो इसको पढ़ना है। जैसे कुछ टॉपिक करंट बेस्ड होते तो उनको आपको साथ में लेकर चलना है। अब पार्ट 3 है कला संस्कृति में, आप केवल पेनोरमा की जो बुक है उसको आप पढ़ सकते हैं। हालांकि थोड़ी बड़ी है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव को साथ लेते हुए, पुराने जो पेपर है उनको सॉल्यूशन करते हुए, ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। कला संस्कृति का बड़ा पार्ट है, यहाँ लोक देवता है, लोक देवियां हैं, धर्म संप्रदाय है। इसके अलावा राजस्थान के किले, महल, मंदिर हैं। इसके अलावा आभूषण है। इसके अलावा हम बात करें तो जो पेंटिंग चित्रकला है, जहां ज्यादातर चित्रकार के नाम पूछे जाते हैं, आपको किस चित्र शैली के अंदर चित्रकार ये थे ये नहीं थे, इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। किले संप्रदाय पर जहाँ स्थापत्य कला है वहां किले हैं, मंदिर है, महल है। इसके अलावा धर्म संप्रदाय है। इसके अलावा लोक देवियां, लोक देवता है। इसके अलावा लोक नृत्य और लोक नाट्य यहाँ नहीं है, नृत्य है। तो इस तरह के ये टॉपिक 5-6 टॉपिक जो दे रखे हैं आपको, इनमें भी ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी 4 से 5 प्रश्न यहाँ से आने की संभावनाएं रहती है। 4-5 प्रश्न कला संस्कृति में से, लगभग 10 से 12 प्रश्न। यदि हम का एक वेटेज देखें आज तक का, तो आप इसमें देख सकते हैं कि राजस्थान का जो इतिहास है वहां से आप 15 प्रश्न का वेटेज मान सकते हैं पूरा। इसी तरह 12 प्रश्न के आसपास यदि हम राजस्थान की ज्योग्राफी है वहां से देख सकते हैं। इसी तरह 5 से 7 प्रश्न हम राजस्थान का जो कला संस्कृति वाला पार्ट है वहां देख सकते हैं। 5 से 7 प्रश्न राजस्थान की जो भूगोल है वहां, सॉरी, राजस्थान की जो राज व्यवस्था है वहां से देख सकते हैं। तो इस तरह यहाँ इनके जो 40 प्रश्न है पूछे जाते हैं। आप निश्चिंत रूप से इसको इस तरीके से यदि आप तैयार करेंगे तो आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं आप इसके लिए कि हमें आज केवल राजस्थान जीके का ये टॉपिक तैयार करना है, हिस्ट्री के अंदर ये देखना है, पॉलिटिकल में ये देखना, मतलब आप एक एक टॉपिक भी लेकर चलेंगे तो राजस्थान वाला पार्ट आप ज्यादा से 1.5 से 2 महीने में आराम से तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको मेन फोकस इस पर करना है। 50 प्रश्न मतलब 40 प्लस का टारगेट आपको यहाँ रखना है। अब पार्ट 2 की बात करें, यहाँ थोड़ी सी समस्या आ जाती है सभी के लिए, खास तौर से जो एसएसटी के स्टूडेंट नहीं है। एसएसटी के अलावा जो हिंदी से हैं, पंजाबी से हैं, साइंस से हैं, मैथ से हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या आ जाती है कि इसको कैसे तैयार किया जाए। तो यहाँ का यदि हम पुराना जो पैटर्न देखें अब तक का, तो यहाँ लगभग 15 से लेकर 18 प्रश्न तक राजस्थान, इंडिया पॉलिटिकल के, इंडिया की जो राज व्यवस्था है उनके पूछे जाते हैं। तो आप मुख्य रूप से यदि यहाँ इंडिया की जो राज व्यवस्था है उस पर यदि आप फोकस कर लेते हैं तो मैं समझता हूं इस पार्ट को भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं। जैसे 15 से लेकर 18 प्रश्न तक यहाँ आपको पूछा जाता है। तो इस पार्ट के अंदर आप जो भारत की राज व्यवस्था है उस पर आपको मुख्य रूप से फोकस करना है। कुछ एक टॉपिक आप भारत की जो भूगोल है उसकी आप देख सकते हैं। हालांकि आगे भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, जहां से हर बार एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, लेकिन कुछ एक टॉपिक आप इससे कवर, क्योंकि भूगोल पॉलिटिकल की तुलना में, पॉलिटिकल में आपको इसलिए बोल रहा हूं कि रिकॉर्ड पिछला देखें तो ज्यादातर प्रश्न भूगोल, इंडिया की जो पॉलिटिकल है वहां से पूछे गए हैं 15 से 18 प्रश्न। तो आप इनमें से 12-13 प्रश्न भी आपके राइट होते हैं तो आपका जो वेटेज है वो बिल्कुल कवर कर जाता है। 40 से 50 प्रश्न आपके यहाँ सही हो रहे हैं। तो इसके अलावा भूगोल और विश्व भूगोल के अंदर आपको चुनिंदा टॉपिक भी यदि आप कर लेते हैं तो आप आराम से इसमें सक्सेस हो सकते हैं। उनकी हम चर्चा आगे भी करेंगे। आज केवल मोटा मोटी रूप से हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिलेबस को कवर कैसे किया जाए, बुक्स किस तरह से पूछी जाए। तो यदि आप जुड़े रहेंगे तो आगे भी इन पर हम चर्चा करेंगे।
विश्व भूगोल और इंडिया की जो भूगोल है उसमें आपको केवल चुनिंदा टॉपिक्स को ही पढ़ना है। इसके अलावा थर्ड पार्ट यदि हम बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान, अपने आप में बिल्कुल साधारण सा सब्जेक्ट कह सकते हैं, आसान सब्जेक्ट है, जिसमें हम लगभग 20 प्रश्न साइकोलॉजी के पूछे जाते हैं। इनमें से हम 15 से लेकर 18 प्रश्न यदि किसी भी एक बुक का अध्ययन यदि हम करें तो आराम से कवर कर सकते हैं। चाहे आप वंदना जादौन, चाहे धीर सिंह दबाई, मुख्य रूप से सेकंड ग्रेड के लिए वंदना जादौन की बुक सफिशिएंट है। और दिशा की एक पुरानी बुक आती है, पुराने पेपरों की जो बुक है, ओल्ड पेपर्स, जिसमें तमाम फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड में जितने भी आज तक प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों को भी यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी। आप आराम से 15 से लेकर 18-19 तक प्रश्न सही कर सकते हैं और वो हमारे लिए सफिशिएंट है। यदि आप 17-18 प्रश्न साइकोलॉजी में आपके सही होते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं वंदना जादौन की बुक, और आप ऑब्जेक्टिव मेथड के द्वारा इसको आराम से कवर कर सकते हैं। यदि हम बात करें, एक हमारा पार्ट इसमें छूट गया था करंट का, जिसको हमने राजस्थान वाले में लिया था। करंट जब भी आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाए उस महीने से लेकर जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। उसमें केवल राजस्थान क्रोनोलॉजी, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसमें राजस्थान का जो पार्ट है उसको आपको पढ़ना है। करंट के जो प्रश्न है 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये भी एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाता है। यदि हम बात करें यहां तो करंट में ज्यादातर जो प्रश्न है क्रोनोलॉजी को आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादातर प्रश्न देखो, यदि हम बात करें तो खेलों से संबंधित केवल राजस्थान का करंट आपसे पूछा जाता है, इंडिया का नहीं पूछा जाता। राजस्थान में हुए खेल या राजस्थान का कोई व्यक्ति जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पुरस्कार प्राप्त कर रहा है या खुद खेल रहा है, इस तरह के प्रश्न राजस्थान में पुरस्कार जो भी है, महत्वपूर्ण पुरस्कार, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। या राजस्थान का जो व्यक्ति विशेष अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा पुरस्कार जीतता है या बड़ा काम करता है या पॉलिटिकल से जुड़ा हुआ है, राजस्थान का व्यक्ति किसी अन्य राज्य का राज्यपाल बन रहा है, या राजस्थान का व्यक्ति भारत की जो कैबिनेट है वहां कोई स्थान है उसका, तो यदि उसका, तो वहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड रहा है अब तक का प्रश्नों का। मतलब ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान का हो और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति प्राप्त कर रहा हो, उस तरह के प्रश्न ज्यादातर करंट में पूछे जाते हैं। इसी तरह भारत या अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यदि राजस्थान के व्यक्ति को मिल रहा है या राजस्थान का कोई बड़ा पुरस्कार वो प्राप्त कर रहा है तो वहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। या राजस्थान का व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ जो स्पोर्ट्स से हो या राजनीति से जुड़ा हो सकता है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तमाम करंट के इश्यू, जैसे अभी चुनाव होने हैं, चुनाव से रिलेटेड एक प्रश्न 100% एक प्रश्न यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। विधानसभा के, लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो डाटा है जो चेंज होगा, तो वो आपको साथ साथ में ध्यान में रखना, केवल क्रोनोलॉजी। और लास्ट के अंदर जब एग्जाम का 1 से 1.5 महीना बचा है उस समय आप सिलेबस पर आधारित एक बुक ले सकते हैं। जैसे मूमल की जो बुक आती है पूरे सिलेबस को अकॉर्डिंग आएगी, वो आप एक बार उसका रिवीजन कर सकते हैं। वो बुक आप जब भी पढ़ पाएंगे जब आपने क्रोनोलॉजी या रेगुलर करंट जीके पढ़ा है, क्योंकि वो लगभग 100 पेज के आसपास बुक आएगी, 80 से 90 पेज की। तो आप वो कवर तब ही कर पाएंगे जब आपने लगातार करंट है जो पूरे साल पढ़ा है। इसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर से भी, जब भी आप तैयारी स्टार्ट करें तो आप न्यूज़पेपर से डेली जुड़े रहें, आपको वहां से भी लगभग करंट है जो आपका तैयार हो जाता है। यहाँ लगभग 10 प्रश्न में से आप कोशिश करें कि 8 से 10 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो आज हमने पूरे सेकंड ग्रेड के सिलेबस पर चर्चा की है, ताकि आप यदि इस तरीके से आप अपनी तैयारी जो करेंगे तो मैं नहीं समझता आपको कोई समस्या आएगी। आप आराम से इस फर्स्ट पेपर का जो टारगेट यदि हम बात करें, आप 60 से लेकर 70 प्रश्न का टारगेट आपको रखना है। ये मिनिमम टारगेट है, 60 से 70 प्रश्न आपको सही करने हैं। यदि आपके इतने प्रश्न इस पेपर में सही होते हैं, जैसे मैंने आपको 60 से 70 का बोला, 60 से 70 प्रश्न आप यदि यहाँ सही कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता आपको कोई समस्या आएगी। क्योंकि यदि आपका सब्जेक्ट जैसे SST के अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हो सकता है सब्जेक्ट में उतना कुछ ना कर पाए, लेकिन यदि उनके यहाँ 60 से 70 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपको एक अच्छी बढ़त दोनों पेपर में मिल सकती है। मतलब सेकंड पेपर में भी आपको इसका जो फायदा है वो मिलेगा।
तो आप इसको आज से ही इस तरीके से अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। ये सारा मैंने आपको मेरे अनुभव के आधार पर मेरे जो अनुभव थे वो साझा किया है। तो मैंने यदि इस परीक्षा में सफलता हासिल की है, निश्चित रूप से आप भी इस तरीके से पढ़कर मेरे से भी ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप दो तीन चार चीजों को मुख्य रूप से फोकस करना है। एक तो इसके जो ऑब्जेक्टिव मेथड है उसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव जरूर इसके पढ़ें, ताकि आप जब भी इस पेपर को, क्योंकि जीके एक ऐसा पार्ट है जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ना, कोई सब्जेक्ट भी हमें इसके साथ साथ तैयार करना है, तो आप एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, तीन बार, लेकिन एक ऐसा समय आता है जब हम इसको छोड़ देते हैं, लगातार नहीं पढ़ पाते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल भूल जाएंगे, ऐसा लगेगा हमें जीके पढ़ा ही नहीं और हमें कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आप यदि लगातार डेली एक एक टॉपिक के पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अब एक मुख्य बात मैं भूल गया था, उस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो राजस्थान जीके में बदलाव हुआ है उसको अभी तक आपको नहीं तैयार करना है। केवल आप जो पुराने मेथड से आप पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक्स को आपको एक बार पढ़ना है। जब तक नई बुक राजस्थान जीके की, ऑथेंटिक बुक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी या राजस्थान सरकार के जो सही आंकड़े नहीं आ जाते हैं, जब तक आप पुराने ही मेथड से आप पढ़ते रहें, पुरानी बुक से ही पढ़ते रहें। जो नए आंकड़े अब तक आ चुके हैं, जैसे संभाग कितने हैं, जिले कितने हैं, मोटे मोटे जो आंकड़े राजस्थान सरकार ने भी एक फाइल डाली थी, उस फाइल्स में जो जितने आंकड़े दे रखे हैं केवल आपको उतना ही पढ़ना है, इसके अलावा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा इनके जो नोट्स हैं वो आप जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर अब हमारे पास बुक्स है, जैसे पेनोरमा की बुक्स है, लक्ष्य की बुक्स है, काफी बड़ी बुक्स हैं। अब पूरी बुक्स को पढ़ना आपके लिए संभव नहीं है लास्ट टाइम में। तो जब भी आप, जैसे अभी हमारे पास ऐसा समय है कि हम उनके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे आप भूगोल का कोई टॉपिक आज आपने पढ़ा, उसके आप साथ साथ अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं खुद बना ले, और उन शॉर्ट नोट्स का उपयोग आप जब एग्जाम का लास्ट मंथ रहेगा, 1 से 1.5 महीना जब रहेगा, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही काम आएंगे उस समय। तो आप उन नोट्स को भी आप जरूर प्रिपेयर करें, साथ साथ नोट्स बनाएं। तो ये सब जो चीजें हैं, आप यदि इतना कुछ कर लेते हैं तो आप आराम से 70+ भी इस पेपर में स्कोर है जो कर सकते हैं। तो हमने आज संपूर्ण जेके की रणनीति पर चर्चा की। आगे आने वाले समय में और भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो मैं समझता हूं आज आपने बहुत कुछ सीखा है, और इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी, जिन साथियों ने स्टार्ट नहीं की है वो आज से इस तरीके से अपनी जो तैयारी है स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे आने वाले समय में भी जीके पर हर एक टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। जैसे हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी उस समय भी हम चर्चा करेंगे। तो आप नेक्स्ट इस महीने के लास्ट से भी हो सकता है कि टेस्ट सीरीज हमारी शुरुआत हो जाए, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर सब्जेक्ट की भी, साइंस में सब्जेक्ट की, और फर्स्ट पेपर सबके लिए उसमें कॉमन रहेगा। प्रयास रहेगा कि पुराने जितने भी पेपर्स हैं उनके जो प्रश्न उनमें शामिल किए जाएं, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसको भी इसमें शामिल किया जाए, और हिंदी ग्रंथ अकादमी और तमाम जो ऑथेंटिक्स बुक्स हैं उसके सहारे एक ऐसी टेस्ट सीरीज का निर्माण किया जाए ताकि आपको उसके अलावा उससे बाहर पढ़ने की आवश्यकता ना हो। पिछली जो टेस्ट सीरीज हमारी रही थी काफी सफल रही थी, काफी विद्यार्थियों ने उसमें चयन भी ग्रेड 2 में हुआ है। वो भी आपको प्रेरक मुलाकात के रूप में हम साथ साथ मिलवाएंगे, उनसे भी बात करवाएंगे, ताकि आपको पता चले कि हमें किस तरीके से किस रणनीति के तहत हमें तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।